हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है मंडे टू सैटरडे हमारी चलती है थ्योरी की क्लासेस, लेकिन इस वीक आपकी थ्योरी की क्लासेस नहीं हो पाएंगे, उसके लिए वेरी 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 सॉरी। लेकिन हम इस वीक करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तो ये है आपकी बीपीएससी होम साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को कहते हैं, क्या कहते हैं? टेराटोजेन बोलते हैं, एमनियॉन बोलते हैं, वर्निक्स केसोसा बोलते हैं या लेनगो बोलते हैं। तो जो भ्रूण के संपूर्ण शरीर को जो बाल ढकते हैं रोमिल बाल, उनको हम बोलते हैं लेनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भ्रूण विकास का डॉट 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 नामक है क्या? अपगर, नोगर, अगर, एगमार्क। तो भ्रूण विकास का अपगार नामक है। नामक इसका मतलब क्या हो गया कि भ्रूण ये अपगार है क्या? अपगार है जो नवजात शिशु होता है, उसकी शारीरिक स्थिति को जानने का एक यंत्र होता है, मतलब एक विधि होती है, ठीक। और इस विधि का विकास किसने किया था? तो इसका विकास जो किया था वो वर्जीनिया अपगार ने किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था अपगार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के आमाशय की पेशियों की क्रियाशीलता को कम करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है, एस्टेरोजन करता है, थायरॉक्सिन करता है या इंसुलिन करता है? तो गर्भावस्था के दौरान जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो जीआईटी के आमाशय की पेशियों की क्रियाशीलता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, जब जाइगोट डॉट 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 तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि एक्टोपिक गर्भावस्था कब कहते हैं? जब जाइगोट स्थापित नहीं होता है, या जब जाइगोट डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है, या जब जाइगोट गर्भाशय में स्थापित होता है, या जब जाइगोट अविकसित होता है। तो आपको बताना है कि एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है। जब जब ये जाइगोट जो है ये डिम्बवाहिनी नली में स्थापित हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं एक्टोपिक गर्भावस्था। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला तो ये हो गया कि एक्टोपिक गर्भावस्था कब कहते हैं या किसे कहते हैं, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब जाइगोट डिम्बवाहिनी नली में स्थापित हो जाता है तब उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? मतलब ये जो गर्भावस्था होता है ये कितने दिन तक होता है? 180 दिन का समय, 200 दिन, 280 दिन या 300? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मनुष्य की गर्भावधि की लंबाई होती है 280 दिन, या हम इसे बोल सकते हैं 9 माह। इसको आसान भाषा में समझने के लिए या इसको जो है अच्छी तरह से समझने के लिए क्या किया गया, इसकी समयावधि को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं डिंबावस्था, एक हो जाता है आपका भ्रूणावस्था और एक हो जाता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी करेंगे तब वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि भ्रूण कब तक कहा जाता है? 2 माह तक, 3 माह तक, 4 माह तक या इनमें से कोई नहीं? तो भ्रूणावस्था कब से होती है? 2 माह तक कोशिका विकास को भ्रूणावस्था कहते हैं। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक या 2 चंद्रमास के बाद तक चलती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है। क्या मतलब कि जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसे माता के रक्त से पोषण किससे मिलता है? गर्भाशय से मिलता है, या डिंब नलिका से मिलता है, या गर्भनाल से मिलता है,
या नाभिनाल से मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि गर्भनाल के द्वारा मतलब गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, देर से होने वाली रजोनिवृत्ति से डॉट 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 रोग हो सकता है। मतलब देर से रजोनिवृत्त होने वाले से रजोनिवृत्त होने से कौन सा रोग हो सकता है? कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है, हैजा हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। तो देर से रजोनिवृत्त होने से कैंसर रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, मतलब चाहे वो टीजीटी किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी में आए हों या एलटी में आए हों या फिर ये आपके जैसे छोटे लेवल मतलब ऐसे छोटे क्वेश्चन जो हैं बड़े एग्जामों में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कभी कभी जो है पीएचडी वगैरह में पीएचडी एंट्रेंस जो होता है उसमें पूछे गए हैं या फिर जीआईसी प्रवक्ता के हो गए, मतलब ये हर लेवल के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो इन जो इसमें नेट का क्वेश्चन है सिर्फ मैंने वही छोड़ा है, बाकी मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को उठाया है। तो अगर आप ये क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तब भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि कोई आपका ऐसा सिलेबस नहीं आया है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी थ्योरी की क्लासेस लें। तो जो आपके पीवाईक्यू हैं, मतलब कि मैं ये पूरा यूथ आपका एक तरफ से करवा रही हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक, तो मासिक धर्म की अधिकता औसतन आवधिकता अधिकतम होती है, औसतन होती है कितने दिन की? 20 दिन की होती है, 28 दिन की होती है, 30 दिन की होती है या 31 दिन की होती है? तो आपको पता है सामान्यतः जो स्त्रियों में गर्भावस्था को छोड़कर मासिक धर्म की जो समयावधि होती है वो 26 से आप 28 दिन मान सकते हैं, लेकिन अगर इसमें एक ही दिया गया है तो आप इसको 28 दिन मानिए। 26 से 28 का मतलब ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे लगभग पूछा जाता है तो 26 से 28 बताना है, बाकी यहाँ पे आपका 28 एग्जैक्ट दिया ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गर्भकालीन अवस्था है गर्भाधान से जन्म तक, जन्म के बाद पहले 30 मिनट तक, 30 दिन से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो आपको पता है कि गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से जन्म तक का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि गर्भपात LVW समय पूर्व जन्म डॉट 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 के साथ जुड़े हैं। निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, निम्न प्रोटीन स्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, मतलब गर्भपात LVW समय पूर्व जन्म निम्न फोलेट स्तर के साथ जुड़े हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मासिक चक्र का समय डॉट 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 कहलाता है। मासिक चक्र का समय क्या कहलाता है? यौन कहलाता है, रजोनिवृत्त कहलाता है या रजोदर्शन कहलाता है या मानसिक स्राव कहा जाता है? यहाँ पे मानसिक स्राव नहीं मासिक स्राव हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक चक्र का समय रजोदर्शन कहलाता है। मतलब क्या होता है, जब लड़कियों के शरीर का संपूर्ण विकास हो जाता है तो उनके अपने हर महीने क्या होता है, मासिक स्राव होता है, मतलब कि रक्त उनके योनि से रक्त का स्राव हो जाता है। उसे जब ये स्राव होना प्रारंभ होता है तो उसे कहते हैं रजोधर्म कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म प्रारंभ होना मतलब कि जो स्त्रियां होती हैं उनके प्रजनन अंग क्या हो जाते हैं, वो पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और वह जो है गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाती हैं और उनके शरीर में जो अंडाणु होते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अंडे का निषेचन डॉट 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 में होता है। अंडे का निषेचन किस में होता है? एम्प्यूली में होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, गर्भाशय में होता है या कार्पस ल्यूटियम में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंडे का निषेचन जो होता है वो एम्प्यूली में होता है। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आपके ज़्यादातर क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी के ही हैं यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आरंभिक बाल्यकाल डॉट 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 आयु के नाम से जाना जाता है। मतलब जो आरंभिक बाल्यकाल की आयु होती है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो जन्म पूर्व के नाम से जाना जाता है, गैंग पूर्व के नाम से, यौन के नाम से या परिपक्वता पूर्व के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरंभिक बाल्यकाल जो होता है वो गैंग पूर्व आयु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है। स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है 260 दिन, 270 दिन, 290 दिन, 280 दिन। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा? 280 दिन। अगर आपसे ऑप्शन में दिया होता 270 से 280 या 280 से 290, 260 से 270, तब आप वहाँ पे लगाते 270 से 280 दिन। लेकिन यहाँ पे आपका 280 दिन दिया ही है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 280 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है। तो फीटस कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, युग्मनज कहलाता है या अंडा कहलाता है? 8वें हफ्ते से जन्म तक जो भ्रूण होता है वो फीटस कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण मिलता है। गर्भाशय है, ओवम है, फैलोपियन नलियां हैं या गर्भनाल है? तो बच्चे को अभी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखा था। तो बच्चे को पोषण मतलब भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है गर्भनाल से। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मानव भ्रूण की समयावधि है 2 से 4 सप्ताह, 1 से 8 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 2 से 6 सप्ताह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव भ्रूण की समयावधि जो होती है वो होती है 2 से 8 सप्ताह, या हम इसको बोल सकते हैं 15 दिन से 2 माह तक, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भ में मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती है? आनुवंशिक कारण से, गर्भवती माँ में मानसिक तनाव से, दुर्घटना से, गर्भवती माँ का कुपोषण से। तो गर्भ में मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्घटना के कारण। जो इसका आंसर है वो माना है दुर्घटना के कारण। बाकी जो है इसके आपको ध्यान रखना है कि मानसिक दुर्बलता के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, ये पॉइंट भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो क्या हो सकता है? एक तो आनुवांशिक कारण हो सकता है, आघात हो सकता है, और क्या संक्रामक रोग भी हो सकता है, और ये सब आपके क्या हो सकते हैं? ये सब बच्चे के मानसिक दुर्बलता के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है, आमाशय में होती है, अंडवाहिनी में होती है या योनि में होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्रों के 22वें जोड़े को क्या कहते हैं? आपको पता है जो मानव होता है, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। लेकिन जो 22वां जोड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ज़ाइगोट बोलते हैं या डीएनए बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22वें जोड़े को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। आपको पता है कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में सिर्फ एक्स गुण क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जो पुरुष होता है उसमें एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं। तो ये हुआ फीमेल का और ये हुआ आपका मेल का। तो जब एक्स से एक्स मिलता है तो गर्ल बनती है, और जब एक्स से वाई मिलता है तो बॉय बनता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में होता है, कैसा होता है? निम्न होता है, सामान्य होता है, उच्च होता है या अति उच्च होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
मतलब कि 4 वाला हो जाएगा कि मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो होता है वो क्या होता है, अति उच्च होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? जरायु के नाम से जाना जाता है, एपिथीलियम के नाम से जाना जाता है, शैलेजा के नाम से जाना जाता है या संयोजी ऊतकों के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है उसे हम जानते हैं जरायु के नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है या एस्ट्रोजन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म का नियंत्रण कौन करता है, इसमें से आपको बताना है सही आंसर। तो हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। तो जो ये आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, यह मासिक धर्म का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं। इसे अभी शायद हमने 1 या 2 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था। क्या कहते हैं हम इसे? गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था क्या कहलाती है? बीजावस्था, भ्रूण अवस्था, फीटस अवस्था, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भ्रूणावस्था के बारे में, तो इसका मतलब ये भ्रूणावस्था तो हो ही नहीं सकता है। तो आपका फीटस और बीजावस्था बनता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, जो बीजावस्था होता है वो कब से कब तक होता है? तो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है, या गर्भाधान से 15 दिन की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बीजावस्था कहते हैं। और भ्रूणावस्था क्या होती है? वो तीसरे सप्ताह से चालू होती है और 2 माह तक चलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, डिंब ग्रंथि का कार्य है। डिंब ग्रंथि का क्या कार्य होता है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करना, सेमेटोट्रोपिक का निर्माण करना या इनमें से सभी? तो जो डिंब ग्रंथि होती है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सगर्भता काल की अवधि होती है। सगर्भता काल की अवधि किसे कहते हैं? अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय पहुंचने तक, इसको सगर्भता काल कहते हैं, या अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक को कहते हैं, या निषेचन से जन्म तक कहते हैं, या जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक बोलते हैं। तो जो सगर्भता काल की अवधि होती है वो निषेचन से जन्म तक का होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भाधान की प्रक्रिया है। गर्भाधान की प्रक्रिया है क्या? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होना या होती है, गर्भाशय में संपन्न होती है, डिंबाशय में संपन्न होती है, वेजाइनल कैनेल में संपन्न होती है। तो गर्भाधान की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो आपको पता है कि गर्भाधान की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ओवम का पीरियड है, ये ओवन नहीं ओवम है, तो ओवम का पीरियड है कितना? 0 से 2 सप्ताह, 0 से 4 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह या 8 से 10 सप्ताह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 2 सप्ताह। 0 से 2 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहते हैं? ओवम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? नाभिनाल से, गर्भनाल से, रक्त नलिका से या रक्त धमनी से? तो आपको पता है कि वो गर्भनाल से पोषण लेता है,
लेकिन जुड़ा किससे होता है? नाभिनाल से जुड़ा होता है। ठीक, तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है कि पोषण कहाँ से लेता है। हमने शायद से 2 बार क्वेश्चन डिस्कस किया कि जो पोषण लेता है शिशु या भ्रूण, जो पोषण लेता है वो लेता है नाभिनाल से, गर्भनाल से लेता है, और जो जुड़ा होता है माँ के शरीर से वो जुड़ा होता है नाभिनाल से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। किसके बारे में जानकारी दी जाती है? मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को किस किस की चीज की जानकारी दी जाती है? पौष्टिक भोजन की जानकारी दी जाती है, शिशु संभरण सेवा की जानकारी दी जाती है, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की विधि उपाय बताए जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, मतलब कि आंसर नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत पौष्टिक भोजन, शिशु संभरण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने, इन सारी विधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि शिशु या बालक की सही जांच करने के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? आप बताओ क्या प्रयास करना चाहिए? क्या प्राइवेट बाल चिकित्सालय खोलने चाहिए, या घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजा जाना चाहिए, या फिर जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, या उपरोक्त सभी, या सारे कार्य करने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिशु या बालक की सही जांच करने के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मातृत्व एवं शिशु कल्याण योजनाएं हैं केंद्रीय एवं प्रादेशिक, स्थानीय, अंतरराष्ट्रीय सहायता, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मातृत्व एवं शिशु कल्याण योजनाएं केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चलाई जाती हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सी योजनाएं हैं। आपको 2 से 3 योजनाओं के बारे में बताना है, क्योंकि हमने जब योजनाएं पढ़ी थी, मतलब कि मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाओं के बारे में पढ़ा था, तो हमने कई योजनाओं के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 योजनाओं के नाम लिखने हैं। और हमने ये कहाँ पर पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जाइए चैनल पर बनी है प्लेलिस्ट, एक एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी है। तो वहाँ पे आप देखेंगे शायद से क्लास नंबर 23 या 24 ऐसी कोई क्लास है जहाँ पर हमने डिस्कस किया है इन योजनाओं के बारे में। तो आपको वो क्लास देखनी है और वहाँ से हमें बताना है आपको कि कौन कौन से योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आरोपण का सही अर्थ क्या है? आरोपण का सही अर्थ क्या है? शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना, अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आरोपण का सही अर्थ होता है कि निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आयोजित होना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बंध्याकरण का तरीका है क्या? नसबंदी, डायाफ्राम, लूप, डूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंध्याकरण का तरीका जो है वो क्या है? नसबंदी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान हुई है? शिशन है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राणु है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में शुक्राणुओं की जो रचना हुई है, रचना मेढक के बच्चे के समान हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है कि शुक्राणु हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? साधन होने चाहिए, या धन होने चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, या बचत होनी चाहिए?
तो आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए आपके पास साधन होना चाहिए। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे धन पे भी टिक लगाएंगे, लेकिन धन भी क्या है, एक प्रकार का साधन है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मानव संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आपको 2-2 संसाधन लिखने हैं। अब 2-2 संसाधन मैंने बता दिया तो आपको ये पता होगा कि ये कई प्रकार के होते होंगे जो मानव संसाधन होते हैं, या संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, और उदाहरण में भी आपको 2-2 लिखना है। ठीक? तो यहाँ से आपके इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। आप बताएंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रसव का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन सा प्रसव का प्रकार नहीं है? संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलता पूर्ण प्रसव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, संभाव्य प्रसव जो होता है ये प्रसव का प्रकार नहीं होता है। बाकी ये सारे क्या होते हैं, प्रसव के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गर्भकालीन विकास का द्वितीय अवस्था है। मतलब गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? डिंबावस्था है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, भ्रूणावस्था है या बीजावस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका दूसरा तीसरा भ्रूणावस्था। मतलब गर्भकालीन विकास की जो द्वितीय अवस्था है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भ्रूणावस्था। पहले को हम क्या कहते हैं? पहले को हम कहते हैं बीजावस्था कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं भ्रूणावस्था, जो कि हमसे पूछा गया है कि दूसरी अवस्था को क्या बोलते हैं। और जो तीसरी अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। प्रथम 3 माह को कौन सा ट्राइमेस्टर बोलते हैं? प्रथम ट्राइमेस्टर बोलते हैं, आरंभिक, तृतीय या अंतिम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, प्रथम ट्राइमेस्टर। आपको पता है ये 3 होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह को क्या बोलते हैं? प्रथम ट्राइमेस्टर ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भावस्था में लौह की कमी से हो जाता है, क्या होता है? मतलब गर्भावस्था में अगर लौह तत्व की कमी हो गई तो क्या होगा? गर्भपात होगा, मृत शिशु होगा, मृत शिशु, मानसिक मंदता या सभी? तो जो गर्भावस्था के दौरान अगर लौह तत्व की कमी हो गई है तो क्या हो जाएगा? गर्भपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है। गर्भकालीन विषाक्तता किससे संबंधित है? उच्च रक्तचाप, सूजन, एल्ब्यूमिनेरिया, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गर्भकालीन विषाक्तता किससे संबंधित है? उच्च रक्तचाप से संबंधित है, सूजन से भी संबंधित है और एल्ब्यूमिनेरिया से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को जाना जाता है। जो गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा जन्म लेते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? पहला आ जाता है फ्रैटर्नल ट्विंस के नाम से जाना जाता है, मोनोजाइगोट ट्विंस के नाम से जाना जाता है, या डाइजाइगोट ट्विंस के नाम के जाना जाता है, या मल्टीपल ट्विंस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोजाइगोट ट्विंस के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? गर्भ में आहार और ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? फुफ्फुस के द्वारा होती है, या प्लेसेंटा के द्वारा होती है, गर्भाशय के द्वारा होती है, या अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गर्भवती स्त्री के देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ विकास।
ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो है, मतलब फोर्थ है, वो है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गर्भवती स्त्री की देखभाल का अर्थ होता है कि जो है उसके गर्भकालीन अवस्था में जो भी समस्याएं हो रही हैं उसका निदान किया जाए, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और गर्भस्थ शिशु के भी स्वास्थ्य की देखभाल किया जाए। तो ये सारा क्या हो जाता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है देखभाल का गर्भवती के। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? मतलब कि गर्भावस्था में अगर दांत से कोई संबंधित कोई रोग होता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? कैल्शियम की कमी हो सकता है, आयरन की कमी हो सकता है, विटामिन ए की कमी हो सकता है या जो है वसा की कमी हो सकता है। तो आपने देखा कि अगर आयरन की कमी हो रही है तो गर्भपात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर दांत से संबंधित है तो इसका मतलब कि कैल्शियम की कमी हो रही है। मतलब कैल्शियम की कमी होने पर दांत संबंधी रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है। क्या है परीक्षण जन्य लक्षण, क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना या मूत्र में हार्मोन का पाया जाना। तो आपको पता है रक्त में अगर शर्करा की मात्रा बढ़ रही है तो क्या हो जाता है, तो ये आपके गर्भधारण का कोई इस पे मतलब गर्भधारण का परीक्षण नहीं होता है, लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाता है मूत्र में हार्मोन का पाया जाना, ये हो जाता है गर्भधारण का परीक्षणजन्य लक्षण होता है। अगर रक्त में शर्करा अधिक पाया जा रहा है तो इसका मतलब जो है क्या हो जाता है कि वो क्या बोलते हैं उसको, मधुमेह होने की संभावना दिखती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है किसकी? रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, इनमें से सभी। तो गर्भावस्था के 8वें माह में धड़कन धड़कन की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात का, अपरिपक्वता का, गुर्दे के संक्रमण का, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, ये सभी होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृह में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं प्रसूति केंद्र, प्रसूति गृह, प्रसूति अस्पतालों में इसकी जो है जो प्रसूति अस्पताल होते हैं यहाँ भी उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? ऊर्जा की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है या आयरन की कमी होती है? तो पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में आयरन की कमी होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको अभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये गर्भावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण करवाना चाहिए, प्रति सप्ताह करवाना चाहिए, माह में 2 बार करवाना चाहिए, माह में 1 बार करवाना चाहिए या माह में 3 बार करवाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि माह में 1 बार करवाना चाहिए। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण माह में 1 बार करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय। मतलब गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का क्या उपाय है? पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना या पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का अच्छा उपाय क्या है कि पर्याप्त मात्रा में
पौष्टिक और संतुलित आहार लिया जाए। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? जो मानव भ्रूण होता है उसका हृदय कब स्पंदन करता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में या अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मानव भ्रूण का हृदय होता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 53 है। शायद से नंबरिंग गलत हो गई है, यह आपका 55वां क्वेश्चन है। तो पूर्व परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के ... सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। आपको बताना है कि जो एक पूर्ण परिपक्व शिशु होता है वो कितने सप्ताह बाद जन्म लेता है, 30, 32, 34 या 37। तो जो एक परिपक्व शिशु होता है वो 37 सप्ताह के बाद ही जन्म लेता है। आपको पता है 280 दिन या 9 माह या आप उसे बोल सकते हैं 37 सप्ताह। ठीक, अगला क्वेश्चन तो है नहीं, हमने आपसे बीच में 2 क्वेश्चन पूछा है इसीलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। और इस वीक आपकी प्रैक्टिस सेट ही चलने वाली है। प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन के नंबर बढ़ सकते हैं लेकिन 50 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन हम नहीं रखने वाले हैं। क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन ऐसे बढ़ भी सकते हैं और इस वीक पूरा हम यही करने वाले। तो आप लोग थ्योरी के लिए अभी मत बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि इस वीक हम थ्योरी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।